भट्ट और आज हम बात करेंगे 2024 के मूड की, राजनीतिक मूड की। साल 2024 शुरू होने के साथ ही सियासी माहौल भी बदलने, जहां एक तरफ 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी जोरदार हो रही है। लोग राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का क्रेडिट बीजेपी को दे रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल इसे बीजेपी का आयोजन बताकर इससे दूरी बना रहे हैं। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अलग ही दुविधा में है। हार के बाद विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की हैसियत कम हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर क्षेत्रीय दल कांग्रेस को किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है और वो ही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, लेकिन विपक्षी गठबंधन का चेहरा अभी तक तय नहीं है। इधर ईडी, सीबीआई के छापों ने भी विपक्षी दलों को परेशान कर रखा है। इसे लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर इन एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगा रहे हैं। इन सबके साथ विपक्षी दल जाति जनगणना, पुरानी पेंशन की बहाली जैसे मुद्दे भी उठा रहे हैं। तो 2024 के चुनावी दंगल में राजनीतिक दल अपने अपने दांव पे चल रहे हैं, लेकिन किसका दांव भारी पड़ेगा और कौन होगा चित, ये देखना दिलचस्प होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या है सियासी मूड, आज आवाज अड्डा में इसी पे करेंगे हम बड़ी चर्चा। और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। कार्यक्रम में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल, राजनीतिक विश्लेषक तुषार गुप्ता और सी वोटर के विजिटिंग फेलो कार्तिकेय बत्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं शुरुआत करता हूं अपने वरिष्ठतम सहयोगी यहाँ जो हमारे विश्लेषण पैनल पर हैं, सतीश जी से। सतीश जी, अभी जो मूड, माहौल और सब कुछ देश में है और जिस तरह के इवेंट फ्लो से हम गुजर रहे हैं, तो एक बात तो एक ऑब्वियस सी पिक्चर दिखती है कि ये सब कुछ बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है और 2024 में उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। हालांकि वो अपने लिए एक अलग लक्ष्य तय कर रहे हैं, 400 प्लस सीटों का। लेकिन इन सबके बीच में 2024 का जो आम चुनाव होने वाला है, क्या हम तय माने कि उसके नतीजे अभी से तय हैं, या फिर इवेंट जो भी कह रहे हों लेकिन चुनाव तक रुकना पड़ेगा? देखिए, औपचारिकता में अगर आपको चलना है तो रुकना चाहिए, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। तो उस लिहाज से सारी चीज की गरिमा रखते हुए हमें कोई डिसीजन तो नहीं देना चाहिए। लेकिन इतना तय है कि पूरा देश, मैं कहूंगा कि इस समय राममय है, मोदीमय है और भाजपामय भी होता जा रहा है बहुत जगह। मतलब इवन कहा जा रहा है कि साउथ में भी इनका कुछ असर पड़ सकता है। तो एक बात ये है। दूसरा जो खबर है ये है कि INDIA ब्लॉक जो है वो मतलब ठंडा लगा हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लोग कर क्या रहे हैं। लगता है इनका 24 के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहेगा कि इनका जो है गठबंधन बचा रह जाए, जो कि मुझे अभी भी नहीं लगता। लेकिन अचीवमेंट शायद ये रहे कि ये मतलब 1-1.5 साल में अगर एक सीट शेयरिंग ये कर ले, वो भी लिमिटेड होगा। तो कुल मिला के तो यही स्थिति लग रही है। आजकल तो आप देखिए INDIA के नेताओं के बयान आते हैं तो उलट के ही बयान आते हैं, सकारात्मक बयान उतना नहीं आते हैं। और एक और बात कह दूं, देखिए कांग्रेस पार्टी समेत सारी पार्टियां अपने अपने कारणों से, अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में सब अपनी चाल चलने में लगे हुए हैं। कोई विपक्षी माहौल जो विपक्ष के लिए, उसमें हमको नहीं लगता अभी तक लगा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको क्या लगता है कि जो राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू हो रही है वो विपक्ष के लिए शुरू हो रही है या कांग्रेस के लिए शुरू हो रही है? ये एक महत्वपूर्ण है। अगर होना था तो पूरे विपक्ष वाले एक साथ चलते, पूरा यात्रा करते, सारे बड़े नेता इसमें रहते। लेकिन जैसा पिछली यात्रा रही राहुल गांधी की, वो हमें लगता है कुल मिला के ये यात्रा भी वैसी ही रहेगी और सब अपनी जमीन बचाने में, कुछ जमीन इख्तियार करने में। हमने देखा विधानसभा चुनाव में क्या हुआ। तो पलड़ा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, मोदी के फेवर में है। और इसमें एक और बात कहना पड़ेगा, आपने आंकड़े का जिक्र किया, तो आंकड़े की बात की जा रही है। ऐसे ऐसे आरोप लग जाता है कि नहीं, भाजपा समर्थित मीडिया जो इस तरह की बात बोलने लगता है। लेकिन भाजपा का हम चुनाव लड़ने का स्टाइल जानते हैं, उनके
उनके मन मिजाज को समझते हैं, तो वो जरूर कीर्तिमान बनाने के लिए जरूर काम कर रहे होंगे, जिसके बहुत सारे लक्षण भी मिलते हैं, जो कि हम अभी ज्यादा बोलेंगे तो आप कहेंगे कि भाजपा की बात करें, लेकिन विपक्ष ने निराश किया है। और अभी तक क्या है, 4 मीटिंग के अलावा तो मुझे और कोई चीजें तो दिखती नहीं है जो पटना से शुरू हुई थी। तो कुल मिला के अभी तक एक तरफा चुनाव जा रहा है। अभी देखना होगा कि राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा 22 तारीख को, उसके बाद क्या माहौल बनता है। हो रहा है, शंकराचार्यों की बात आ रही है कि वो नहीं जा रहे हैं, और उसके बाद बजट आएगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो सामने हैं, जो प्रभावित अभी कुछ कर सकती हैं, लेकिन मोटा मोटी विपक्ष लगता है कि जैसे इस कड़ाके की ठंड में अभी ठंडा से ग्रस्त है। जी, विपक्ष ठंडा पड़ा हुआ है। राजेश बादल साहब, तो एक तरफ राम मंदिर है और उसके इर्द गिर्द बीजेपी प्रचंड सी दिखाई देती है, और दूसरी तरफ जैसे सतीश जी भी कह रहे हैं, और अभी तक अब ज़्यादा समय या ज़्यादा वक्त तो है नहीं लोकसभा चुनाव में, लेकिन विपक्ष की जो स्थिति है, साझा गठबंधन की जो स्थिति है, उसके पास कोई ऐसी क्लियर कट मैसेजिंग ही नहीं है, उल्टा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। देखिए, आपके इस सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर है और दूसरा इंडिया गठबंधन की बात है। तो पहले हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। पार्टी ये चाहती तो है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो राम मंदिर का मसला है वो इस जोर शोर से उठाए कि जो 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है पार्टी का, वो उसको उदासीन हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, इसकी कोशिश में तो वो लगी है पूरी। और इस कोशिश में लगे रहने का हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से इस मुद्दे को प्रचार इसका किया जा रहा है, खास तौर पर रेलगाड़ियों से लोगों को ले जाया जाएगा, तो इसका अर्थ यही है कि चुनाव आते आते, जैसा कि अभी सतीश जी ने कहा कि पूरे देश को राममय कर देना चाहिए, ये उसमें उनको ये इसका लाभ मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि राम मंदिर का मसला कोई उनको लाभ नहीं पहुंचाएगा, मसला लाभ पहुंचाएगा, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि दक्षिण भारत में भी ये मुद्दा उतना ही संवेदनशील तरीके से उभरेगा। और मुझे नहीं लगता कि इसमें, क्योंकि हाँ, ये हो सकता है कि दक्षिण भारत में उत्तर भारतीय मतदाता रह रहे हैं, शायद उनके मन में कुछ बात आएगी, लेकिन क्या वो निर्णायक स्थिति में है कि वो जो है किसी सीट का जो है बदल दें, परिणाम बदल दें, ऐसा मुझे कम लगता है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, अभी जनवरी है, 5 राज्यों में जिस तरह से जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, तो उत्साहित तो है। तो ये बात सही है कि वो पार्टी उस पे इस बार अब ज्यादा मुझे लगता है कि बड़े गहरे तरीके से है। हालांकि इसको डेंट भी लगा है, मैं ये नहीं कहता कि शंकराचार्य जिस तरह से जो उनके बयान आए हैं तो उसका फर्क तो पड़ता है। दूसरी चीज, अब इंडिया गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन में देखिए ये बात तो है कि चुनौतियां बहुत हैं। एक प्रादेशिक स्तर पर प्रदेशों में जो अंतर विरोध हैं, जो एक दूसरे के साथ उनके संबंध हैं, वो इंडिया गठबंधन में थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेंगे। हम बंगाल ले लें, हम महाराष्ट्र ले लें, हम आम आदमी पार्टी के साथ रिश्ता देख लें। हालांकि आम आदमी पार्टी के साथ अब कांग्रेस पार्टी का कुछ दावा है कि कुछ मसले उनके सुलझ गए हैं पंजाब और दिल्ली में, लेकिन बंगाल में सुलझेगा ये मुझे थोड़ा सा कठिन लगता है। और महाराष्ट्र में भी थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी। महाराष्ट्र में मुश्किलें इसलिए भी आएंगी कि अब शिवसेना और एनसीपी उस तरह से ताकतवर नहीं दिखाई देती जो पहले ताकतवर थी। यानी दोनों पार्टियों में जो टूट थी, जो विभाजन था, उस विभाजन के पहले जो स्थितियां थी इन दोनों पार्टियों की, अब वो उतनी ही ताकत के साथ इस इंडिया गठबंधन में रह जाएंगी। तो फिलहाल तो ये स्थिति लगती है कि ये अभी इंडिया गठबंधन को थोड़ा सा और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई सीट शेयरिंग फॉर्मूला बन पाएगा। जी ठीक है। विजय सर, ये बताएं कि राजेश, यहाँ पर बादल साहब ने कहा, एक वर्ड इस्तेमाल किया, एंटी इनकम्बेंसी, जिसका राजनीति में या लोकतंत्र में एक बड़ा महत्व है और अक्सर हम उसके प्रभाव को भी देखते हैं
लेकिन क्या इस वक्त मोदी सरकार के लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज सच में भी है? मतलब उनके पास गिनाने के लिए राम मंदिर से लेकर तमाम योजनाएं से लेकर बहुत सारी चीजें हैं, जबकि विपक्ष स्ट्रगल कर रहा है। मतलब उनका एकमात्र जो, अगर वो एक चीज कुछ कह रहे हैं तो वो सीधा मोदी विरोध है, या जो शॉर्टफॉल से वही गिना सकते हैं। तो क्या सच में भी वो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर कहीं भी किसी भी रूप में एग्जिस्ट कर रहा है? सर, एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसा फैक्टर, एक नाम हमने चुना है जो सरकारों को हारने का एक एक्सक्यूज देता है। ऐसा अक्सर हम लोग मानते रहे, लेकिन 10 साल में होता भी है कि सरकारें काम करती हैं, कितना भी काम कर लें लोगों को कुछ नाराजगी होती है। फिर एंटी इनकम्बेंसी के 2 फैक्टर होते हैं, 2 बड़े कारण होते हैं। एक है कि सरकार के खिलाफ है, दूसरा इंडिविजुअल एमपी या एमएलए, यदि लोकसभा चुनावों की बात करें तो एमपीज के खिलाफ भी होती है एंटी इनकम्बेंसी। सरकार के खिलाफ नहीं भी है, जो आज आपको नहीं दिख रही, लेकिन एमपी जो इंडिविजुअल होते हैं हर संसदीय क्षेत्र के, उनके खिलाफ भी नाराजगी होती है, वो एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन मोदी सरकार में या भारतीय जनता पार्टी के जो नया रूप है 2014 से हम देखें तो उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को दूसरे नाम में बदल दिया है, वो है प्रो इनकम्बेंसी। ठीक है, एंटी नहीं है, प्रो है। और उसका उदाहरण आप नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए, वो दूसरी बार तो चुनकर आ ही गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कितने राज्यों में दोबारा सरकारें चुनकर आई हैं। ठीक है, और इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को भी आप देख सकते हैं, उड़ीसा में जो नवीन पटनायक साहब की सरकार है उसको भी देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार भी है। इसलिए अब ये समझना कि नहीं अब कोई 10 साल काम कर लेगा या 5 साल काम कर लेगा तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी, ऐसा नहीं है। और आज ऊपरी तौर पर तो नहीं दिखाई देती सरकार के खिलाफ या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तो कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई देती है, बल्कि उनके लिए तो इतना माहौल बन रहा है कि समझ में नहीं आता कि कहां तक जाएगा या नहीं जाएगा, क्या होगा। लेकिन मैं राजेश जी की इस बात से सहमत हूं कि दक्षिण भारत में राम मंदिर का मुद्दा उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं पहुंचा सकता। लेकिन इसका दूसरा तर्क, जो अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली बार किया था, दक्षिण भारत में परफॉर्मेंस दी थी, उसमें जो 25 सीटें 26 सीटें वहां थी, कर्नाटका में थी और 4 सीटें ये टोटल। तो उसके अलावा यदि दक्षिण भारत को पूरा देख लें 130 सीटों को, वैसा का वैसा परफॉर्मेंस रहे या उससे कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? उसके बिना ही तो 303 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। पश्चिम बंगाल को भी देख लें तो उसमें भी कोई यदि बदलाव नहीं हो तो क्या 303 सीटें हैं ना। तो भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसके पास एक बड़ा, ये ऐसा है जैसे T20 में आपने फर्स्ट पारी खेली और उसमें 350 या 300 रन बना लिए, तो अब दूसरे को चेज करना है। तो यहां पर इंडिया गठबंधन को चेज करना है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी, मैं 400 पर जा ही नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी का नारा हो 400, 450, 500 व्हाटएवर, लेकिन क्या वो 303 को चेज करने की स्थिति में है? भारतीय जनता पार्टी 2024 में अपने इतिहास में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है इस बार। कांग्रेस अपने इतिहास में 17 लोकसभा चुनावों में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। इंडिया गठबंधन का एक पूरा का पूरा जमावड़ा हो रहा है जिसकी लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन उनका कोई मिनिमम, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो नहीं बना है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को भी छोड़ दे, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इंडिया गठबंधन इस बात पर एकमत हुआ है वोटर को कन्विंस करने के लिए कि मोदी सरकार को क्यों हटाना चाहिए? आप मुझे बता दीजिए, क्या कोई एक कारण आप मुझे कन्विंस कर सकते हैं एक वोटर को कि भाई मोदी सरकार को इसलिए हटाना चाहिए? ये इंडिया गठबंधन का प्रोजेक्ट की बात करो, मैं मोदी सरकार की तारीफ और योजनाएं और उनका जो काम है, गारंटी है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, 28 करोड़ लाभार्थी हैं, राम मंदिर, इसको सबको छोड़ देता हूं। क्या आपके पास एक ऐसा इशू है जिससे आप कह सके कि भाई मोदी सरकार को हटाना ही चाहिए? और यदि राम मंदिर के मुद्दे को ले लें तो क्या इस मुद्दे की काट के तौर पर इंडिया गठबंधन के पास कोई ऐसा मुद्दा है जो राम मंदिर का मुद्दे की काट बन सकता है? जाति का जनगणना को भी देख लें तो क्या आज, जब आज हम जनवरी में बैठे हुए हैं, तो जनवरी से अप्रैल तक आते आते जातिगत जनगणना को आप हिंदुत्व के मुद्दे से या राम मंदिर के मुद्दे की काट बना सकते हैं। वैसे मैं 90 का भी आपको जिक्र कर दूं, 90 में भी मंडल वर्सेस कमंडल में कमंडल ही भारी पड़ा था। जी ठीक है, आपने एक 90s का भी रेफरेंस दिया।
एक रेफरेंस ये भी कई बार आता है कि क्या सच में कभी राम मंदिर ने बीजेपी को सरकार बना के दी, लेकिन हमेशा शायद सियासी पारे वैसे नहीं चलते एक जैसे। तो अभी का माहौल एक डिफरेंट माहौल है जहां और भी फैक्टर काम करते हैं, इस पे और थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन यहां कार्तिकेय हमारे साथ है और वो सीटों के हिसाब को काफ़ी बेहतर तरीके से जानते हैं, रोज उस पर काम करते हैं। कार्तिकेय बताइए कि जो अभी विजय जी ने भी एक मोटा मोटा हमको एक पिक्चर दिखाई, 130 दक्षिण की सीटें, 330 इधर की सीटें, क्या बीजेपी के अंदर होगा कि ये बात सही है कि जो असर हिंदुत्व का या राम मंदिर का इन सब चीज़ों का उत्तर भारत पर है या महाराष्ट्र के यहाँ तक आते आते और ऊपर उत्तर तक है, वैसा दक्षिण में नहीं होता है, उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। तो क्या बीजेपी इन मुद्दों के जरिए कंसोलिडेट करना चाहती है कि भाई मेरा उत्तर एकदम इंटैक्ट रहे, पहले से भी मजबूत रहे, हालांकि वो बहुत सारी जगहों पे पीक परफॉर्मेंस पर ही चल रही है, तो उसको बचा के भी रखना है, उसको और कंसोलिडेट करना है और कोशिश ये कि दक्षिण में नुकसान हो भी तो उसकी भरपाई यहां से पूरी हो जाए, या फिर कुछ अलग सोच रहे हैं? नहीं, यही है विपिन जी, आप जो कह रहे हैं कि एक दो चीजें करेगा राम मंदिर का जो मुद्दा है। पहला मुद्दा कि देखिए अभी माहौल क्या बन गया है, कम्युनिकेशन नोड्स जिसको आप कहते हैं देश में, कम्युनिकेशन नोड सैचुरेट हो गए हैं राम मंदिर के मुद्दे से। ऐसा लग रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है देश में, सिर्फ यही एक मुद्दा चल रहा है। तो लोगों का जो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है उसमें आपने एकदम सीड कर दिया है कि राम मंदिर का मुद्दा है और इससे बीजेपी को बहुत फायदा होगा। तो इसका एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है। जब वोटर वोट देने जाता है उसको लगता है कि क्या माहौल है, अभी तो किसी और को वोट देना फालतू है, इन्हीं को दे दो वोट। पहली बात ये। दूसरी बात, आप अपने काडर को इंथ्यूज कर रहे हैं कि हमारा एक मुद्दा था, उसको लेकर हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, आज वो पूरा हो गया है, तो जाइए लोगों को बताइए। आप काडर को एंथूज कर रहे हैं अपने, आप काडर को एंथूज करके उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि जाके लोगों से मिलिए और वो वोटर जो शायद वोट ना देने आता उसको भी मिलिए और जाके कहिए कि देखिए हम ये काम कर रहे हैं, तो अगली बार जब मैं वोट के लिए आऊंगा तो मुझे एंटरटेन करिएगा। तो ये टच पॉइंट है, टच पॉइंट जिसे मतलब मार्केटिंग या सेल्स का एक टर्म है टच पॉइंट। तो आप एक टच पॉइंट भी क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वोट को इन्फ्लुएंस करने से ज्यादा दो चीजें करता है। एक, कम्युनिकेशन नोड्स को सैचुरेट कर देता है अक्रॉस द कंट्री, और दूसरा आपके कार्डर को एंथूज करता है। जो विजय सर ने कहा बिल्कुल सही है कि अगर देखिए बीजेपी का क्या है, उनका स्ट्रेंथ ही उनका वीकनेस है। बीजेपी को मेजॉरिटी लाने के लिए उनको नॉर्थ इंडिया में सक्सीड करना ही होगा। उनका वहां स्ट्राइक रेट 100% होना ही, 100 नहीं मतलब हाई होना ही चाहिए, क्योंकि उनका कैचमेंट एरिया आज भी लिमिटेड है। कांग्रेस के पास ये कमजोरी नहीं है। कांग्रेस चाहे तो 2004 और 9 का अगर आप आंकड़ा देखें, नॉर्थ में उन्होंने कुछ खास नहीं किया था। तब भी सीटें जो आई थी, काफी सारी सीटें साउथ से आई थी और कुछ सीटें ईस्ट से भी आई थी और कुछ सीटें अगर आप देखें तो दिल्ली हरियाणा के इलाके से आई थी। तो बीजेपी का ये लक्ष्य है कि जो हमने 200, ये जो हमने आपने अभी जो आंकड़ा दिखाया 225 में 177, इसमें अगर आप गुजरात भी जोड़ दें, महाराष्ट्र भी जोड़ दें, तो ये आंकड़ा बन जाता है तकरीबन 225 के आसपास। तो बीजेपी का ऑफकोर्स ये लक्ष्य है कि ये जो हमारा गढ़ है, यहां पे चाहे सीटें बढ़ नहीं सकती लेकिन कम से कम इतनी रिटेन हो ताकि जो रिक्वायर्ड टारगेट रेट है बाकी सीटों का वो कम रहे। अगर आप इन्हीं 12 राज्यों में 200-225 सीटें ले आते हैं तो आपका टारगेट फिर क्या है, बाकी 300-350 सीटों में आपको कुल 50 सीटें लानी है, वो फिर हो जाता है। तो मुझे लगता है ये साफ स्ट्रैटेजी है। हैविंग सेड दैट, इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, थोड़ा नुआंस अगर हम ओपिनियन लें, मुझे नहीं लगता कोई ऐसे मुगालते में है कि आज वो बीजेपी को हरा सकते हैं। उनका भी टारगेट शायद आज की तारीख में यही होगा, इनको 250 से कम कैसे रखा जाए, और वो करने के तरीके हैं, आगे अगर हम चर्चा करेंगे तो उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है तुषार, अब जैसे हमने बीजेपी की बात की, तो जो कांग्रेस का हालिया मूव है, यानी उन्होंने कहा कि वो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आएंगे हाईकमान ने, और उसके अंदर फिर हमने देखा कि पार्टी के अंदर भी मतभेद हो गया। कुछ नेता निकल के कहने लगे जो खासतौर पे उत्तर से हैं कि भाई ये तो गलत है और ये भावनाओं को ठेस है। उन्होंने बाकायदा ऐलान भी किया कि हम तो जा रहे हैं इसमें, इनफैक्ट उनके एक हिमाचल सरकार के मंत्री भी हैं। तो क्या कांग्रेस भी ऐसा करके समझ रही है वो कि वो शायद उत्तर में कुछ नहीं कर पाएगी इन मुद्दों के आगे, जो सॉलिड ग्राउंड बीजेपी को मिल रहा है, तो वो
इससे ये मैसेज देना चाहती है कि वो बाकी के दक्षिण के हिस्से को बिल्कुल कंसोलिडेट करके रखना चाहिए। उसका उसमें गणित होगा अंदर अपना एक, लेकिन उसने भी अपना मन लगभग इसी तरीके से बनाया कि ठीक है मैं उत्तर को देख ही नहीं रहा। अब इससे कोई नाराज होता है या हिंदू नाराज होते हैं या नहीं होते हैं या कल को क्या सवाल उठते हैं, लेकिन मैं ऐसा करके अपने शायद डाउन द साउथ वाले अपने हिस्से को इंटैक्ट रख पाऊंगा, जो थोड़ा बहुत हिसाब अभी हमें कार्तिकेय भी समझा रहे थे। देखिए, दो तीन बातें हैं। कर्नाटका 2019 में बीजेपी की टैली बहुत अच्छी थी, पर हम ये ना भूले जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तब कर्नाटका बीजेपी स्टेट नहीं था, वो एक कांग्रेस जेडीएस स्टेट था और वहां भी बीजेपी की टैली बहुत अच्छी थी। राम मंदिर एक सेंटिमेंटल इशू है कर्नाटका के लोगों के लिए भी, तमिलनाडु के लोगों के लिए भी, तेलंगाना आंध्रा लोगों के लिए भी। वोट शेयर बढ़ सकता है, सीटें नहीं आएंगी भाजपा की, ये बात कहीं ना कहीं साफ है। कर्नाटका में उनकी 2019 की टैली जरूर आएगी, ऐसा कुछ सर्वेस कह रहे हैं, पर वो तो औपचारिकता की हमें इंतजार करना होगा। पर हम बात करते हैं कांग्रेस की। देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ने ये जो प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना कर दिया है, ये एक पॉलिटिकल ब्लोबैक लाएगा उनके लिए। आज सब पूछ रहे हैं कि आप मंदिर पे राजनीति क्यों कर रहे हैं, आपने एक आरएसएस बीजेपी इवेंट बना दिया है, कांग्रेस का ऐसा स्टेटमेंट में लिखा था। पर लोगों को वो 30 साल का इतिहास भी याद है जो 1992 से शुरू हुआ है और 2019 तक चला है। भाजपा के कई मंत्रियों को, कई लीडर्स को पार्टी लेवल पे, सरकारी लेवल पे बहुत आलोचना सहनी पड़ी है। आज आप फॉरेन प्रेस ले लीजिए, 10 साल हो गए हैं, वो मोदी का मजाक उड़ाते थे अपने अखबारों में, कहते थे ही इज चेजिंग अ पाइप ड्रीम ऑफ राम मंदिर, ऐसी लाइनें लिखी जाती थी। पर आज लोग देख रहे हैं कि वो सपना साकार किया जा रहा है और एक लीगल वे से रास्ता लिया गया है। ऐसा भी नहीं है सरकार ने अपनी ब्रूट फोर्स यूज करी है, एक लीगल अनकंटेस्टेबल वे से इस कंक्लूजन पर आया गया है कि राम मंदिर बनेगा और इस रूप में बनेगा। अब कांग्रेस इसको ना स्वीकार करके, इसको आरएसएस बीजेपी इवेंट करके एक पॉलिटिकल ब्लोबैक तो रिस्क कर ही रही है। लोगों के मन में यह भी आएगा कि आप अपनी स्टेटमेंट पे लिख रहे हैं कि रिलीजन इज अ प्राइवेट मैटर, क्या आप हिंदुइज्म में विश्वास नहीं रखते, क्या आपको हिंदू होने पे गर्व नहीं है, या आप राम जन्मभूमि मूवमेंट के कभी साथ नहीं थे तो हम आपको इसका एक एक्सटेंशन माने। लोगों के मन में कई सवाल आएंगे। जैसे जिस दिन ये निर्णय आया तो ट्विटर पे चल रहा था जो भगवान राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। तो उत्तर भारत में कांग्रेस को कुछ सीटें तो लानी ही थी। अगर हम एक राजनीतिक एस्पेक्ट से बात करें, कार्तिकेय ने बिल्कुल सही कहा कि 2004 और 2009 के आंकड़े जोड़े तो कहीं कहीं से कुछ जोड़कर एक अंक पे पहुंच गए थे और एलायंस का साथ मिला था। पर तब भाजपा उत्तर प्रदेश में इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी वो आज है। आज आप एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा की 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी नहीं तोड़ पा रही, और वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस से जीत एकदम छीन लेती है। इसका क्या मतलब है? अलायंस का तो कोई कंक्लूजन निकल नहीं रहा, वो तो आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। हम 4 महीनों से सुन रहे हैं सीट शेयरिंग फाइनल होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अलायंस की बात तो आप छोड़ दीजिए, लगता है अलायंस खुद में एक औपचारिकता है। पर राम मंदिर की जो बात है, आज लोगों में एक अक्षत जैसे घर घर बंट रहे हैं, हर शहर में एक सिंबॉलिक इनवाइट है जो लोगों को बहुत खुशी है। पर लोग उस इतिहास को भी याद करते हैं जो 30 साल का, जब भाजपा एक लौती पार्टी थी जो इस राम जन्मभूमि के साथ थी, इस मूवमेंट के साथ थी। ना कांग्रेस उनके साथ थी, ना कोई रीजनल पार्टी उनके साथ थी। तो लोगों के मन में ये भी एक विश्वास है, एक इतिहास की बात है, तो उसका एक राजनीतिक फॉल आउट तो होगा कांग्रेस के लिए, और भाजपा ऑब्वियस सी बात है गेन करेगी। ठीक है सतीश जी, एक सवाल मन में आ रहा है ये सारी बातें सुनकर, वो ये कि कहने के लिए कि इंडिया, जैसे कह भी रहे हैं कि औपचारिकता मात्र है, लेकिन सच में भी ऐसा लग रहा है कि एक इंडिया अलायंस बनाया गया। बेहतर होता कि ये सारी पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में जहां जो मजबूत है अपने दम लड़ती तो शायद ज़्यादा मुकाबला कर पाती, और अलायंस बन के तो ऐसा लग रहा है कि एक जनता में एक बंदर बाट वाला मैसेज जा रहा है कि जो खुद में ही साफ नहीं है, जिनमें खुद में ही एक मत्ता नहीं है, उनको हम क्या वोट दें या उनकी तरफ क्या देखें। अभी एक वक्ता कह रहे थे कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम, इनके बीच न्यूनतम साझेदारी ही नहीं है, तो मान लीजिए कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन भी जाता है तो कागज पे ही रहेगा। आपने कहा कि अलग अलग लड़ लेते, ये आपस में खुद इसीलिए लड़ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने लड़े। तो ये तो मात्र ये जो गठबंधन है, ये गांठ इसकी बहुत गहरी है।
अभी मतलब गांठ पड़ी हुई है, बड़ा इन्होंने निराश किया, इनका कुछ नहीं हो पाया। ये पता भी था कि अभी तो टूट फूट भी हो सकती है, इसके आप इससे इनकार मत कीजिए। बिल्कुल ये 2019 जैसा जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इनके पास अगस्त सितंबर में एक मोमेंटम बना था कि ये शायद साथ आ जाएं, ये कर लें, वो कर लें। इसकी प्रतिक्रिया भी इधर मोदी जी के यहाँ और एनडीए में हुई कि 38 लोग जुटाए गए, 38 पार्टियां वगैरह 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 हुई, एक माहौल बना था, रोजगार का मुद्दा वगैरह वगैरह कई मुद्दे बने थे, महंगाई का मुद्दा, संस्थानों के दुरुपयोग का मुद्दा, सब मुद्दा बना था। तो लगा था कि ये लोग एक माहौल बनाएंगे जैसा इन लोगों ने कुछ एक मुद्दों पर 89 और 77 में बनाया था जो विपक्ष में थे, तो वो नहीं हो पाया। तो अब जो स्थिति है वो ये है कि अभी बोल रहे थे कि साउथ इंडिया में इस बार आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता, मुझे फीलिंग आती है कि इस बार नहीं तो कब साउथ इंडिया में भी बीजेपी ठीक से पेनिट्रेट करेगी। ये मेरे बात को याद रखिएगा। कुछ एक राज्य हैं जहां पेनिट्रेट करेगी, आप जान लीजिए। कर्नाटक में तो है ही। क्यों करेगी? देखिए, ये कॉम्बो और कॉकटेल पर चलती है भारतीय जनता पार्टी। ये सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। अब ये देश में ये एक माहौल बन गया, या उनको यकीन हो गया लोगों को कि नेता तो एक मोदी ही है, वही जो कहता है वो कर देता है। ये लोग तो कुछ नहीं कर पाते, एक दूसरे का सर फोड़ते रहते हैं। तो एक चीज ये विकास की बात होती है तो विकसित 2047 की बात तो करने लगते हैं, लाभार्थी की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में देख रहे हैं, रेल पुल सब एयर, मतलब हर चीज का ये कॉम्बिनेशन और कॉकटेल है, जिसमें राम मंदिर जो है वो आप कहें कि हिंदुत्व की लहर में राम मंदिर और इसको बड़ा लहर बना देती है। लेकिन ये 4-5 चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं, इसलिए लगता है कि वो चुनाव बहुत अच्छे से जीतेंगे, कीर्तिमान स्थापित कर दें। तो मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और दूसरे तरफ का आप देखिए तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, या आपस में ही लड़ रहे हैं या अपने अपने लड़ रहे हैं। भाई इनसे मोदी से लड़ने के लिए छोड़िए बाकी को, एनडीए और जो भी, तो इनको कम से कम ये तो 1 साल पहले माहौल बनाना चाहिए था ना। तो अब तो रोज यही खबर आ रही है, आप भी यही चर्चा करते हैं, ये तो टूट गए, फूट गए, ठंडा है, कुछ बोलते नहीं, न सीट शेयरिंग हुई न कुछ हुआ। तो अब यही नैरेटिव चल रहा है ना जी। फिर क्या है, क्या बचा चुनाव में? आप इस चीज को समझ लीजिए। संसाधन भी इनके पास, इनके पास नेता भी, इनके पास निर्णय भी, इनके पास राम मंदिर भी, इनके पास हिंदुत्व भी, इनके पास क्या कहते हैं डिवीजन जो करते हैं वो भी, हर चीज डिवीजन का भी है इनके ऊपर आरोप, और वो है 80-20 जो कहते हैं। तो हर चीज तो है ही, तो किस चीज का चुनाव? एक तरफा चुनाव है। मुझे लगता है कि भारत के चुनाव के इतिहास में ये 84 जो एक औपचारिकता था चुनाव, उसके बाद ये वाला चुनाव एकदम बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है कि औपचारिकता हो गया। बाकी पता नहीं कहीं से कुछ और हो जाए तो नहीं कह सकते। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये नरेंद्र मोदी हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, जो 2004 में उनको शॉक डिफीट मिला था। तो ये लोग आगे देखते हैं, ऊंचा देखते हैं, बड़ा देखते हैं। और ये जो विपक्ष वाले हैं वो हमको लगता है कि उनको ठंडा में कुछ दिख ही नहीं रहा है। जी, तो बादल साहब, क्या कहानी यही है कि एक तरफ काफी एडवांस प्लानिंग है, उसका एग्जीक्यूशन है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक पूरी मशीनरी है और सारा एक बिसात बिछी हुई है, और दूसरी तरफ एक पूरी उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा? देखिए, अभी तक जो हमारी चर्चा में निकल के बात आई है उससे मुझे जो लगता है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पूरे साल चुनावी मोड में रहती है, ये हम जानते हैं। नंबर 2, उनका जो संगठन का ढांचा और जितने आक्रामक ढंग से काम करता है, जो उनका आईटी सेल है, जो प्रोपेगेंडा करता है, उसके आगे अपोजिशन उसमें हमेशा मात खाता है।
कुछ बातें जो अभी हमारी चर्चा में निकल के आई कि भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा रिपीट भी किया है कुछ प्रदेशों में। विजय जी ने कहा था, लेकिन मैंने कहा कि हारा भी तो है, कर्नाटक भी हारा है, बंगाल में कामयाबी नहीं मिली, महाराष्ट्र में कामयाबी नहीं मिली, तेलंगाना में कामयाबी नहीं मिली, हिमाचल में कामयाबी नहीं मिली, पंजाब में कामयाबी नहीं मिली, दिल्ली में कामयाबी नहीं मिली। तो कितने राज्य हैं? 15 राज्य हैं। जब मोदी जो है तो मुमकिन है वाले, तो मोदी जी के आने के बाद 15 राज्यों में आप हारे हैं, भारतीय जनता पार्टी हारी है। दूसरी चीज, मैं भविष्यवाणी की बात नहीं करता कि भविष्यवाणी कौन कब कितने आएंगे कितना नहीं आएगा, ये एक फिजूल सी बात है आजकल। ऐसे माहौल में जब हम लोगों को एक रियलिस्टिक जर्नलिज्म करनी चाहिए कि क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा या वो हो जाएगा। अगर हम 77 और 89 की बात करें तो ठीक है, गठबंधन हुआ था तो तब वो कोई वैचारिक गठबंधन तो नहीं था। 77 में तो सिर्फ इंदिरा गांधी को हटाने का था और 89 में सिर्फ राजीव गांधी को हटाने का था। तो दोनों गठबंधन नकली साबित हुए। 77 का 2 साल के बाद खुश हो गया और 89 का 2 साल के बाद खुश हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये आवश्यक नहीं है कि जो हम लोग इतना जबरदस्त, और मुद्दे की बात अगर कर लें तो मुद्दे तो हैं। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पेट्रोल 107 रुपए, मैं खुद जाता हूं पेट्रोल पंप पे तो मैं 1 लीटर 2 लीटर स्कूटर में डलाता हूं और बड़ा ध्यान रखता हूं कि जब 4 काम इकट्ठे हो जाते हैं तब मैं स्कूटर लेके पेट्रोल पंप पे जाता हूं तो पेट्रोल भराने के लिए। महंगाई तमाम सब्जियों के, किराने के, हर जगह आप फ्लाइट्स के फेयर देख लीजिए, ट्रेनों का देख लीजिए, सब बढ़ाते जा रहे हैं। फिर दूसरा, बेरोजगारी का आंकड़ा आप कैसे आप झुठला सकते हैं? बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। और जो मैं कह रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो इन्हीं मोर्चों पर ध्यान न जाए लोगों का, आवाम का, इसलिए वो कोशिशें हो रही हैं राम मंदिर की या ये परसेप्शन बनाने की कि मोदी जी हैं तो सब कुछ ठीक कर देंगे। अरे मोदी जी हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी विदेश नीति देखिए ना, विदेश नीति क्या क्या फेल्योर है मेरी नजर में। तो अब उस पर अलग कभी बहस करेंगे, लेकिन विदेश नीति में पूरा हिंदुस्तान पिछले 10 साल में आप देख लीजिए, आप अमेरिका के चुनाव प्रचार में एक पार्टी बन के आप जाते हैं। कभी हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है? भूटान ठिठका हुआ है डोकलाम के बाद, है चीन उस पर अतिक्रमण कर रहा है और भूटान खामोश है, हम खामोश हैं। म्यांमार का मसला देख लीजिए, म्यांमार जो आंग सान सूची के जमाने में ही, अब तो वो अरेस्ट है, तभी वो चीन की गोद में बैठ गए थे। नेपाल को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, मालदीव का उदाहरण देख लीजिए, पाकिस्तान तो वैसे ही और चीन तो वैसे ही अलग है। तो आप ये देखिए कि विदेश नीति आपकी बहुत ही अस्थिर रही है, फेल्योर है आपकी। तो लेकिन ये मसले क्या भारत के धर्म भीरू मतदाता के मन पर छाएंगे या फिर वो सिर्फ राम के सहारे करेगा, ये हम लोग अभी नहीं तय कर सकते। लेकिन ये हम ऐसे भविष्यवाणी ना करें, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी तो 77 में जो इंदिरा गांधी के लिए भी की जा रही थी, हमें याद है अखबारों में वही छप रहा था कि इंदिरा गांधी जीतेंगी, लेकिन कोई खरीदी गई स्पेस तो नहीं थी। आज तो हम देखते हैं कि चैनल खरीदे गए हैं, अखबारों में जगह खरीदी गई है। उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी साफ हो गई। और किस वैचारिक बात करते हैं कि 89 में जब वीपी सिंह जीते तो वो भी कोई ऐसी कामयाबी नहीं थी। एक तरफ जो है कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट ले रहे थे वो, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट ले रहे थे। तो भाई साहब ऐसा कौन सा ऐसा मुद्दा था कि आप लेफ्ट भी ले रहे हैं और राइट को भी ले रहे हैं? जी, यहाँ तुषार कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आता हूँ तुषार आपके पास भी। उससे पहले एक सवाल मैं लेके जाना चाहता हूँ विजय जी के पास। विजय जी, अगर मैं राजेश जी की बात को अक्षरशः मान भी लूँ और कि वो सब कुछ सही कह रहे हैं, कि इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको कन्विंस कराने का काम जनता को उन मुद्दों के साथ वो है विपक्षी पार्टी का या किसी राजनीतिक पार्टी का। और वही तो शायद एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो राजनीतिक पार्टी ना तो वो संवाद बना पा रही है, ना वो मुद्दों को पहुंचा पा रही है, ना वो कुछ ऐसा कर पा रही है जिससे अगर हम मान भी लें कि एक वोटर नहीं सोचने की स्थिति में, जैसे उन्होंने कहा कि धर्म भीरू, तो ये काम किसका है? ये काम एक राजनीतिक पार्टी का ही है। एक राजनीतिक पार्टी अपने लिहाज से काम कर रही है तो दूसरी राजनीतिक पार्टी या फिर पार्टियां, उन्हें भी करना चाहिए, पर क्या वो कर पा रही हैं? जी बिल्कुल ठीक बात है। राजेश जी ने जितनी चिंताएं गिनाई है ना, वो सब चिंताएं हैं देश में, मैं कह रहा हूं। लेकिन पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ परसेप्शन। मैंने पहले भी इसी बात का जिक्र किया कि क्या जो दूसरी पार्टियां हैं बीजेपी के खिलाफ,
क्या वो ये परसेप्शन बना पा रही हैं? मेरी बात ही ये कह रहा हूं मैं कि मुद्दे तो सारे हैं, इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें हो सकती है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है और तमाम चीजें भी हैं, लेकिन क्या विपक्ष या जो बीजेपी के अलावा पार्टियां, गैर बीजेपी पार्टियां, वो ये माहौल बना पा रही हैं कि मोदी सरकार इन सब चीजों पर फेल हुई है? क्या आज आपको ये माहौल दिख रहा है? क्या आप इस बात से कन्विंस हैं कि भाई जनता सोच रही कि नहीं, महंगाई बहुत हो गई है तो हटा देना चाहिए, बेरोजगारी बहुत है तो मोदी सरकार से काम नहीं चलेगा? जिन चीजों की परेशानियां चल रही है उसमें भी लोगों को लग रहा है कि हाँ, मोदी इनको ठीक कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो ये परसेप्शन क्या विपक्ष गढ़ पा रहा है? 77 और 89 का जिक्र भी मैं इसीलिए कर रहा था। अभी राजेश जी ने बहुत अच्छे से बात की उसकी, लेकिन मैं कह रहा हूं 77 और 89 का रिजल्ट देखिए। वहां पर क्या था, पूरा कोई समय भी नहीं था उनके पास। 77 में तो बिल्कुल वक्त नहीं था, नेता भी वहां पर जेलों में थे, फिर बाहर निकल कर आए, और कोई गठबंधन नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, लेकिन एक इशू बन गया था। उन लोगों ने तय करके एक माहौल बनाया देश भर में कि इंदिरा गांधी को हटाना है, लोकतंत्र की हत्या के लिए जिम्मेदार है। 414 सीट हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं रही जो राजीव गांधी साहब के पास रही, लेकिन वीपी सिंह जो उस पार्टी से निकल कर आए और कोई गठबंधन नहीं बना था। बीजेपी और वीपी सिंह की लड़ाई मैंने बहुत देखी है उस वक्त में भी, कि किस तरह के चलते थे कि वीपी सिंह उन सभाओं में नहीं जाते थे जहां बीजेपी का झंडा लगता था, लेकिन एक माहौल बनाया गया कि राजीव गांधी साहब की सरकार भ्रष्ट सरकार है जिसने बोफोर्स में पैसा लिया है, और वो कन्विंस कर दिया गया। इसलिए 414 वाली सरकार कहां से कहां पहुंच गई। मैं यही कह रहा हूं कि इन तमाम चीजों के बाद भी क्या विपक्ष जो है ये कन्विंस करने लायक स्थिति में है, या वो कन्विंस कर पा रहा है कि भाई इस सरकार के खिलाफ ये बड़ा मुद्दा है, इसलिए इसको हटाना जरूर। सरकारें तभी बदल, गुस्सा तो हमेशा ही रहता है सरकारों के खिलाफ, लेकिन सरकार तब बदलती है जब आप वोटर को ये कन्विंस कर ले, या वोटर ये दिमागी तौर पर तय कर ले कि इस सरकार को बदलना ही है। लेकिन इसमें एक राइडर ये है, कई बार हमें नहीं समझ में आता, जो राजेश जी ने कही बहुत ठीक बात है कि आज ये कह देना कि इतिहास बनेगा कि नहीं बनेगा, उसमें मैं नहीं जा रहा। 2004 को देखिए, उस समय वाजपेयी सरकार को लेकर इतना बड़ा माहौल था और इंडिया शाइनिंग को कैंपेन को लेकर, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए कि इंडिया शाइनिंग को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये स्थिति क्या आज है कि क्या लोग मोदी मुमकिन है, मोदी ही सब कुछ है, मोदी ही देश है, मोदी ही दुनिया है, क्या इससे अलग चल रहा है देश? क्या देश में कुछ लोग अलग सोच रहे हैं? और राम मंदिर को लेकर भी आप देखें, प्राण प्रतिष्ठा को या राम मंदिर ओवरऑल, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हम सब भी कह सकते हैं उस बात को, कि ये राजनीतिक एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। आप बताइए कि क्या देश में ऐसा माहौल लग रहा है आपको? क्या आप वोटर को या आम आदमी को ये कन्विंस कर पा रहे हैं कि राम मंदिर जो है राजनीतिक मुद्दा है? लोग तो आध्यात्म की तरह से राम मंदिर को देखकर, राम दर्शन को करके, मुझे वो जो 1990 में मैं गया था आडवाणी जी के साथ कार सेवा में, तो उस समय भी वैसा ही माहौल था। उससे मेरे ख्याल से 10 टाइम्स बड़ा माहौल इस समय बना हुआ है, और कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि ये राजनीतिक मुद्दा है। और अगर राजनीतिक मुद्दा है, कुछ लोग मानते हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये आज बीजेपी की वजह से है जो राम मंदिर बन रहा है, क्योंकि उसने 30 साल लड़ाई लड़ी है, कानूनी लड़ाई लड़ी है, तमाम तरह की लड़ाई लड़ी है, और ये सारा काम हुआ। और बीजेपी के जो 3 एजेंडा थे उसमें से 2 को उन्होंने पूरा कर दिया, राम मंदिर को लेकर और एब्रोगेशन ऑफ 370 को लेकर। तो ये एक बात माहौल बना है कि इस तरह की संभावनाएं बन रही है। और जो मेरे भाई जो कार्तिकेय है वो जो बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन का जो कम्युनिकेशन नोट जो है और टच पॉइंट पर एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि भाई अब राम मंदिर से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, और राम मंदिर मुद्दा नहीं रहा है। राम मंदिर की क्रेडिट के साथ भारतीय जनता पार्टी जुड़ गई है कि कनेक्ट हो गया, अब मुद्दा नहीं रहा। अब वो नहीं है कि मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, अब वो नहीं है। अब सब लोग सोच रहे, अब आप सोचिए शंकराचार्य जी का मुद्दा है, वो धर्म के हिसाब से देखा जाए तो मैं तो इतना विद्वान आदमी हूं नहीं, हो सकता है कि इस पर बहुत सारी गलती हो, नहीं हो, सही है, लेकिन क्या आप कन्विंस कर पा रहे हैं कि भाई शंकराचार्य नहीं जा रहे, तब भी ये प्रधानमंत्री जी को नहीं जाना चाहिए? सब लोग तो समझ रहे हैं कि उनकी वजह से ये हो रहा है। तो मैं ये कह रहे हैं कि परसेप्शन क्या बन रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और वो परसेप्शन बनाने में आज की तारीख, आज की बात मैं कर रहा हूं, जनवरी की, कि वहां विपक्ष अभी कामयाब नहीं हुआ है। मैं नाकाम नहीं भी कहूं तो कामयाब नहीं दिख रहा। ठीक है, तुषार आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, एक सरल सी बात है कि सच्चाई से आंख मूंद लेने से सच्चाई तो बदल नहीं जाती। मैं काफी पत्रकारों को आजकल सुन रहा हूं, उन्होंने धर्म और आस्था के विषय को प्रोपेगेंडा डिक्लेयर कर दिया है। अब शायद या वो जमीन पे जाके देख नहीं रहे लोगों के मन में क्या है,
लोगों का सेंटिमेंट क्या है, वो शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं या उनका अपना एक एजेंडा है। एक पर आप तुषार लोगों से, किसी ने कहा कि तुषार की आवाज नहीं आ रही है। राजेश जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज मिल रही है राजेश जी। तुषार को भी हम सुन पा रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं तुषार को? नहीं, मैं नहीं सुन पा रहा हूं। ठीक है, कोशिश करते हैं कि वो हो जाए। तुषार आप कंटिन्यू करें। हाँ, मैं फिर से शुरू करूंगा कि मैं ये कह रहा हूँ, एक सरल सी बात है, सच्चाई से आंख मूंद लेने से सच्चाई बदल नहीं जाती। अगर आज आप जमीन पर जाएं, लोगों से बात करें, हर शहर में बात करें, जिन जिन लोगों के घर एक अक्षत पहुंच रहा है, एक सिंबॉलिक इनवाइट पहुंच रहा है, उनके लिए धर्म और आस्था का विषय है, उनके लिए राजनीतिक विषय नहीं है, उनके लिए कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। बहुत आसान है कहना कि अरे आईटी सेल है, प्रोपेगेंडा है, तो लोगों को लग रहा है राम मंदिर के अलावा कुछ है नहीं देश में। लोग जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दिसंबर नवंबर में तो राम मंदिर की कोई बात कर नहीं रहा था, अक्टूबर में तो बात कर नहीं रहा था। तो क्या हुआ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में? हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, गए थे राहुल गांधी मध्य प्रदेश में नारा लेकर, जितनी आबादी उतना हक। आप बताइए 3 दिसंबर से वो नारा कहीं सुनने में आ रहा है? जितनी आबादी उतना हक हवा हो गया है, धुआं हो गया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वोटर राहुल गांधी की जितनी आबादी उतना हक से कंफ्यूज हो गया, उन्होंने उनको वोट ही नहीं दिया। ज्यादा ओबीसी वोट तो भाजपा की ओर गए। तो कम्युनिकेशन में क्या, अलायंस के जो पार्टनर है वो कम्युनिकेशन पे एक साथ नहीं आ पा रहे, हर 2 महीनों में उनका एजेंडा बदलता है। जितनी आबादी उतना हक कर रहे थे, उससे पहले अडानी पे बात हो रही थी, अडानी पर भी उसका अपना नैरेटिव नहीं कंटिन्यू कर पाए। तो लोगों तो कन्विंस करने की बात तो बहुत दूर की है, जब आप अपने एजेंडा को लेकर ही क्लियर नहीं है तो वोटर आपके साथ क्यों चले। और रही बात राम मंदिर की, लोगों को लगता है कि भाजपा, क्योंकि आज राम मंदिर की बात करिए तो डेवलपमेंट में कुछ हुआ नहीं है। आज ही सुबह मुंबई में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का इनॉग्रेशन हुआ। 50 साल वो प्रोजेक्ट प्लानिंग में था। देवेंद्र फडणवीस की सरकार आती है 2015 में, प्रोजेक्ट अप्रूव होता है। यहां तक कि ये भी बातें आती थी न्यूज़पेपर में 2010-2008 में कि शरद पवार और पृथ्वीराज चव्हाण जो कांग्रेस के तब मुख्यमंत्री थे, उनके आपस में नहीं बनती थी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को, प्रोजेक्ट अटके रहते थे। डेडेड फेट फ्राइडेड कॉरिडोर का ये हाल था। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने डेवलपमेंट नहीं देखा है, पिछले 10 साल में लोगों ने देखा है और उसी पे अपना निर्णय ले रहे हैं। तो आज कह देना कि 9.5 साल में तो कुछ हुआ नहीं और 10वें साल में आप राम मंदिर को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हो, ऐसे नहीं चलता। वोटर भी आजकल बहुत समझदार हो गया है। ये 1977 का वोटर नहीं है, ना ही 1977 के ऐतिहासिक पन्नों में राहत ढूंढने से पत्रकारों को कुछ मिलेगा। आज का भारत बहुत विकसित भारत है, वो अपना इंफॉर्मेशन जैसे कंज्यूम करता है। सिर्फ बात मोदी जी की नहीं है, आज वो अपने एमपी से भी सवाल करते हैं, अपने एमएलए से भी सवाल करते हैं। आप देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक जीत मानी जा रही थी कि सब सहमत थे कि हाँ 50 सीटें तो निकाल लेगी, शायद भाजपा की 35 से 40 सीटें आए। बट लोकल लेवल पर ऐसा क्या हुआ? तो वोटर की भी इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर वो अपने धर्म और आस्था के विषय के साथ चल रहा है, उसको कहना अरे तो धर्म में धर्म क्या शब्द यूज किया गया उनके लिए, मैं भी ध्यान में नहीं आ रहा, वो सही नहीं है। आप वोटर की इंटेलिजेंस को इंसल्ट नहीं कर सकते। वो डेवलपमेंट भी चाहता है पर वो अपनी आस्था से भी परे नहीं होना चाहता। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक साथ फ्लो कर रही है, लेकिन अंततः जीत किसकी होगी, कौन कन्विंस कर पाएगा और क्या कोई तरीका है जिससे चीजें बदलेगी? कार्तिक एक हिसाब बता रहे थे थोड़ी देर पहले, क्योंकि कई बार ये वोटिंग परसेंटेज का खेल हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर थोड़ा और उसको आगे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से 2024 के लिए ये पूरी बिसात बिछ रही है और ये पूरी आधारशिला रखी जा रही है। एक छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। आज 2024 के मूड को भांपने की कोशिश हो रही है, मौजूदा मुद्दों पर, मौजूदा परिस्थितियों पर और जो सब कुछ अभी चल रहा है उस आधार पे, क्योंकि चुनाव अब काफ़ी करीब है। राइट, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कार्तिकेय, जब आपने अपना पिछला जवाब दिया तो उसको वहाँ छोड़ा कि क्या वो समीकरण हो सकता है जिससे जो हम एक इन जनरल एक पिक्चर देख रहे हैं, एक सिनारियो देख रहे हैं, वो नहीं हो के कुछ बदला हुआ सा सिनारियो दिखाई दे सकता है, क्योंकि बहुत कुछ है कि वोटिंग परसेंटेज, कितना वोट कहां से कटे तो क्या होगा, वो सारा गणित आप देखते हैं, बताइए हमें। देखिए, पहली बात तो विपिन जी, तुषार की एक बात को एको करते हुए मैं ये बोलूंगा कि इलेक्शन अब सिंगल एजेंडा इलेक्शंस तो रहे नहीं। मैं मोदी जी का एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं आपको, जहां वो कहते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू बीइंग अमंग द पीपल ऑफ महाराष्ट्र टुमारो, व्हिच इज आल्सो द जयंती ऑफ जीजा माता एंड स्वामी विवेकानंद। आई विल प्रे एट द श्री कालाराम मंदिर एंड अटेंड द नेशनल यूथ फेस्टिवल। Thereafter I will go to Mumbai, from where I will travel to Navi Mumbai, वो उसका ओपनिंग करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। एक ट्वीट में रिलीजन भी है, सोशल रिफॉर्मर का नाम भी है, एक पुराने हिस्टोरिकल लीडर का नाम भी है
और डेवलपमेंट का नाम भी है। आप समझ रहे हैं, मैसेजिंग इतनी लोडेड हो गई है आज की तारीख में कि आप सामने से अगर केवल एक मुद्दा लेकर आएंगे, उसको कंसिस्टेंटली नहीं चलाएंगे, तो वो कहीं खो जाएगा इन द प्रोसेस। अभी क्रेडिबिलिटी भी खत्म होती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप जो भी उठाते हैं तो आप मात्रा में कम उठाते हैं चीज, और जो उठाते हैं उसके साथ आप कभी कैरी फॉरवर्ड पूरा नहीं करते। तो पहली बात तो ये एक सबसे बड़ी कमी है, ये शायद काफी लोगों ने बोला, बस इसको एको कर रहा था। अब आपका सवाल था कि क्या समीकरण बन सकता है। देखिए, मैं अभी आपको बताता हूं, बीजेपी की तरफ जिस वोटर ने स्विंग होकर आना है राम मंदिर की वजह से, शायद वो सीटें बीजेपी वैसे ही जीत रही है। ये हमें समझना चाहिए कि जो हिंदी हार्टलैंड का वोटर इन्फ्लुएंस होगा या जो वेस्टर्न इंडिया का वोटर इन्फ्लुएंस होगा, वो सीट्स का लाइक्लीहुड बीजेपी का जीतने का ऑलरेडी बहुत हाई है। तो अगर हम इसको कैटेगराइज करें बाय स्टेट्स, कुछ कैटेगरी, एक कैटेगरी ऑफ स्टेट्स है जहां बीजेपी की एंट्री इस समय मुश्किल है, कुछ स्टेट्स हैं जहां फाइट है, और कुछ स्टेट्स हैं जहां बीजेपी डोमिनेंट रहेगी। जहां डोमिनेंट रहेगी वहां पे कंसोलिडेशन में राम मंदिर का मुद्दा उनकी मदद करेगा, और मोस्टली ये वही है जो आप दिखा रहे हैं, 225। इसमें मैं अगर गुजरात भी जोड़ दूं तो ये 250 बन जाता है, और कुछ हद तक महाराष्ट्र। लेकिन कुछ ऐसे सीट्स हैं जो तकरीबन, आपने कहा साउथ की 130, जहां अगर हम कर्नाटक को छोड़ दें तो बीजेपी कंपेटिटिव स्टेट में नहीं है। फिर कुछ सीटें बच जाती हैं जहां कंपटीशन रहेगा, उसमें कुछ सीटें नॉर्थ की भी हैं, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्य जहां कंपटीशन रहेगा। अब अगर आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं एज एन इंडिया अलायंस स्ट्रैटेजिस्ट, आपको अपना साउथ का बैंक बचाना है। आपको कोशिश करनी है कि जहां पे फाइट वाले स्टेट्स है वहां पे आप बीजेपी को एज आउट कर दें, जैसे कि बंगाल में, महाराष्ट्र में, हो सकता है यूपी में आप एक फाइट दे पाए, हालांकि वहां बहुत टफ है। लेकिन रियलिस्टिकली बंगाल, महाराष्ट्र, कुछ हद तक अगर मैं बात करूं तो हरियाणा, और इन राज्यों में आपका जो टारगेट है, और बिहार, इन राज्यों में आपका टारगेट है कि फाइट रहेगी, लेकिन आपको बीजेपी का 21 रहना है, 19 नहीं रहना। और जो तीसरी कैटेगरी ऑफ स्टेट्स है, नॉर्थ इंडिया, जो ये हिंदी पट्टी के 200-250 सीटें हैं जो आप बता रहे हैं, जहां कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, एक्सेप्ट यूपी, यहां पे आपका टारगेट है, आपको स्ट्राइक रेट यहां 50% का नहीं लाना है। अगर आपको बीजेपी को 250 तक रोकना है, जो कि रियलिस्टिक टारगेट है, तो आपका स्ट्राइक रेट यहां 25-30% ही चाहिए आपको। तो मैं मध्य प्रदेश जाकर सारी सीटों पे ना फोकस करके वो 5 सीटों पे फोकस करूं जहां मेरा सबसे कम मार्जिन था पिछली बार। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, पिछली बार इतनी जबरदस्त मोदी वेव थी मध्य प्रदेश में, फिर भी एक कांग्रेस छिंदवाड़ा जीती, वो अलग कर दीजिए। 2 ट्राइबल सीटें ऐसी थी जहां मार्जिन 1 लाख से कम था, मंडला और रतलाम। कहने का मतलब है, एक स्टेट में भी कुछ ऐसी सीटें होती हैं जहां लोकल मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं वर्सेस नेशनल सेंटिमेंट। तो अगर आप उन स्टेट्स में जाके उन सीट्स पे फोकस करें, और कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5 अगर आप ऐसा कांग्रेस कर पाती है, तो ऐसे में एक स्थिति बन सकती है जहां कांग्रेस तकरीबन 100 के क्लोज या 100 पार कर जाए और बीजेपी को 250-260 पे रोक सकती है। लेकिन ये माइक्रो मैनेजमेंट होती है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। साउथ में कितना रोक पाते हैं आप कर्नाटक में बीजेपी को, ये मुझे नहीं पता। और जो अलायंस वाले स्टेट्स है जो मैंने गिनवाए आपको, बिहार, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, और अगर आप इसमें दिल्ली भी जोड़ लें, तो यहां पर किस लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन के साथ अलायंस आगे बढ़ता है। मुझे लगता है सतीश सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडिया अलायंस एक अच्छा सेलेबल प्रोडक्ट था, लेकिन ओवर टाइम उसकी क्रेडिबिलिटी भी डाउन हुई है। आज की तारीख में भी अगर वो कुछ एक एजेंडा खड़ा कर पाते हैं, तो मैं फिर वही कह रहा हूं, जो रियलिस्टिक टारगेट है 250 पे रोकने का बीजेपी को, वो अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी काफी काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मेरा एक सिनेरियो एनालिसिस है आपके लिए। हालांकि अभी आज की तारीख में इसमें कोई शक नहीं है, बीजेपी बहुत आगे है, सेकंड लार्जेस्ट जो पार्टी होगी उससे बीजेपी बहुत आगे। क्विकली एक आध सवाल में और, एक दो सवाल और ले लूंगा। विजय जी, एक बात बताइए कि एक जो है ईडी सीबीआई वाला मुद्दा जो बार बार सामने आता भी है, विपक्ष बार बार आरोप भी लगाता है, क्या ये मुद्दा विपक्ष के लिए काम करता हुआ दिखाई देगा, या फिर यहाँ पर भी जनता मानेगी कि जो मोदी का वो कहते हैं कि मैं ये, या बीजेपी का जो स्टेटमेंट रहता है कि ये सब तो चूंकि भ्रष्टाचार के ऊपर वार है, ना कि इंडिविजुअल पार्टी या नेता पर?
मुझे नहीं लगता कि ये इशू बन पाएगा ईडी सीबीआई का। यदि ईडी सीबीआई इशू बनता तो उसका बड़ा इशू बनता रिपरकशन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में, कि जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्रियों को या नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया, सरकार में ले लिया, मंत्री बना दिया, ये सब। क्या वो भी इशू बन पा रहा है? अगर वो भी इशू नहीं बन रहा तो ईडी सीबीआई इशू नहीं बनेगा। कार्तिकेय की बात में एक बात मैं जोड़ दूं इंडिया गठबंधन के लिए कि 48 सीटें 2019 के चुनाव में ऐसी हैं जो 2% से कम मार्जिन की हैं, और उसमें 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जो 15,000, 17,000, 20,000 वोटों से जीती, उसमें उत्तर प्रदेश की भी है। तो यदि उस पर भी फोकस करें, वो 48 सीटें ही बहुत महत्वपूर्ण है जो नतीजे को बदल सकती हो, मतलब एक मदद कर सकती है इंडिया गठबंधन को यदि माइक्रो मैनेजमेंट के तौर पर देखें। लेकिन एक बात और मैं कहूं कि अक्सर ये कहा जाता है कि साउथ में तो भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा, कुछ बचेगा नहीं, और नॉर्थ में उसने 100% या जो सैचुरेशन है उसको कर लिया। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं, आज समझ लीजिए बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बंगाल को भी समझ लें, लेकिन बंगाल को आज छोड़ देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र, उड़ीसा और ये बिहार, इन तीनों में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने वाली है। समझ लीजिएगा इस बात को कि वहां पर भी वो सैचुरेशन पे नहीं थी, वहां पर उसके पास स्पेस बना हुआ है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बढ़ा सकती है। उत्तर प्रदेश में बहुत संभावना है कि उसकी सीटें बढ़े। तो ये 4 स्टेट ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपना फोकस कर रही है। दूसरा, उसने 161 सीटें जो पिछली बार हारी थी, जहां नंबर 2 रही थी, उन पर रीफोकस किया है। 70 साल से जो उम्र के ज्यादा एमपीज हैं उनको उसने हटाने का, उसमें से मतलब समझिए कि 70-80% एमपी जो हैं दोबारा आपको इस चुनाव में नहीं दिखाई देंगे, वहां पर नए चेहरे आएंगे। और जो 161 सीटें हैं उस पर कुछ दमदार उम्मीदवार उतार कर वो नई सीटों को भी एक्सप्लोर कर रही है। और बीजेपी का कॉम्बो और कारपेट बॉम्बिंग, ये दोनों एक बड़ी ताकत है। ठीक है, एक लास्ट सवाल छोटा सा क्विकली राजेश बादल साहब कि बाकी सब भी हम देख ले, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है खुद नरेंद्र मोदी। वो जो चेहरा बीजेपी के पास है, वो जो लीडरशिप बीजेपी के पास है, उसका विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, ये बात सही है, मैं इस बात से इसको नकारता नहीं हूं कि प्रतिपक्ष में कई चेहरे हैं और किस चेहरे को आगे किया जाए, शायद अभी इस बात पे उनके अंदर अभी द्वंद्व चल रहा है। लेकिन जो दूसरी बात जो आप अभी जो बात मैंने अपने पहले कथन में कही थी, वो बात साबित हो गई कि राम मंदिर की वजह से, जैसे मैं बिल्कुल सहमत हूं कार्तिक से कि जो सीटें बीजेपी यूं ही जीत रही है। मैं केवल ये कहना चाह रहा था कि 10 साल में जो एंटी इनकम्बेंसी जो असर आएगा वो राम मंदिर का मुद्दा उसको बैलेंस करेगा। और दूसरी बात जो है कि वो दक्षिण भारत से या उन इलाकों से जहां पिछली लोकसभा में उसके पास सीटें नहीं थी, वो नई सीटें एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है। ये बात बिल्कुल साफ है। चेहरे की राजनीति शायद अभी तक इसलिए प्रतिपक्ष में नहीं आई क्योंकि भारतीय संविधान के मुताबिक चेहरा जो होता है वो कभी भी चुनाव में नहीं रखा जाता। हो जाए अलग बात है कि इंदिरा गांधी का चेहरा था, राजीव, लेकिन आप देखो कि मनमोहन सिंह क्या चेहरा थे, नरसिंह राव क्या चेहरा थे, कई मोरारजी देसाई क्या चेहरा थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो चुनाव आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो चेहरे के दम पे नहीं, जहां लोकसभा जिस पार्टी के पास बहुमत होता है वो चेहरा चुना जाता है। ठीक है सर, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया इसलिए मैं थोड़ा माफी चाहूंगा कि आपको बीच में टोक रहा हूं। आप बहुत सारी बातें सही भी हैं, लेकिन एक अलग वक्त में शायद हम इस समय चल रहे हैं। अब क्या वो सारी बातें जो हमने अब तक पास में देखी, चाहे वो किसी भी पक्ष की हो, क्या वो आज के वक्त में उस तरीके से फिट बैठेंगी, नहीं बैठेंगी? ये बहुत सारी चीज़ें तो शायद अभी से विश्लेषण करना है, अभी से एक अनुमान लगा पाना अभी मुश्किल है। लेकिन हाँ, मोटी पिक्चर जो दिखाई दे रही है, जो इतनी देर से हम बातचीत कर रहे हैं, अभी तो ये बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। वो अलग बात है कि वो जो दावा कर रहे हैं 400+ और वो तमाम चीज़ें, वो कहाँ तक और कितना जाता है। और ये भी देखने वाली बात है कि जो विपक्षी गठबंधन है वो चुनाव तक के वक्त में ऐसा क्या कर देता है कि कुछ सीटें, जो समीकरण अभी कार्तिकेय कह रहे थे, उस तरह का समीकरण आता दिखाई दे। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये एक तरफ से बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा राजनीति है, क्रिकेट की तरह आखिरी गेंद तक चीज़ें चलती हैं। फिलहाल आप सभी दर्शकों, महानुभावों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, और सभी दर्शकों का भी हमें सुनने के लिए नमस्कार।